ई लर्निंग क्लास के तहत आज मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, स्नातक के विद्यार्थियों को न्यायपालिका के बारे में विश्लेषण करूंगा। न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी हमारे भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान के द्वारा होता है। यह भी संभव है कि वे संविधान में संबंधित उपबंधों में व्याख्या अपने अपने पक्ष में करें या न करें। इस शक्ति विभाजन को बनाए रखने के लिए, जिससे कि विभिन्न सरकारों एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, संविधान के उपबंधों की सही व्याख्या करना आवश्यक है। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों की निष्पक्षता से निपटारा कर सके। हमारी संघीय व्यवस्था में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह कार्य उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। हम आज उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा करने के पहले ओवरऑल न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की चर्चा करने के उपरांत हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर अलग से आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशियरी के नाम से समझते हैं, न्यायपालिका सरकार और शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जहां व्यवस्थापिका राज्य की इच्छा को कानून का रूप देती है
और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, वहीं न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और कानून भंग करने वालों को सजा देती है। यह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को स्वतंत्र या स्वेच्छाचारी होने से रोकती है। न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षण करती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। संविधान के प्रारंभ होने के दिन से न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और उसकी सुरक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में भी न्यायपालिका की भूमिका का अपना महत्व है। कानून और संविधान की व्याख्या के साथ साथ न्याय कार्य और अपराधियों को दंड देना, कानून का निर्माण तथा केंद्र तथा राज्यों के विवादों में निर्णय देना भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों में से हैं। हम न्यायपालिका की महत्ता, उसकी स्वतंत्रता, इसके महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों बनी, क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए? हम एक सामाजिक प्राणी हैं, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के चलते व्यक्तियों के बीच, विभिन्न समूहों के बीच और व्यक्ति, समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते रहते हैं। ऐसे सभी विवादों को विधि के शासन के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा समाधान किया जाना आवश्यक होता है। विधि के शासन का यह अर्थ है कि समाज में धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े पिछड़े सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू हो। यदि ऐसा होता है तो हम उसे न्याय के नाम से जानते हैं। किसी भी देश में, भारत सहित किसी भी देश और समाज में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह कानून के शासन की
हिफाजत करता है और विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। न्यायपालिका की यह जिम्मेवारी है कि वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे, विवादों को कानून के अनुरूप हल करे और यह सुनिश्चित करे कि लोकतंत्र के स्थान पर किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही स्थापित न हो। इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। किसी भी देश में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन यदि वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है तो उस देश के संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते न्यायपालिका का संगठन सरकार का एक ऐसा कार्य है जो उसकी कार्य प्रणाली और उसकी जन भावनाओं की प्रतिबद्धता की ओर हम लोग का ध्यान आकृष्ट करे। विश्व में न्यायपालिका के संगठन विभिन्न प्रकार से किए जाते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित न्यायपालिका होती है, जिसमें न्यायाधीशों का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका के संगठन में जो कार्यपालिका द्वारा नियुक्त न्यायपालिका होती है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का यह तरीका विश्व के अधिकांश देश अपनाते हैं। इस व्यवस्था में दलगत राजनीति की बुराई समाप्त हो जाती है और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में होती है। किसी भी लोकतांत्रिक तथा संघात्मक शासन में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की बड़ी ही आवश्यकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि न्यायाधीशों को न्याय करने तथा कानूनों की व्याख्या करने में वे स्वतंत्र होने चाहिए। उनके विवेक तथा कर्तव्य पालन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका के गंभीर और व्यापक दायित्व भी हैं। यदि स्वतंत्र न्यायपालिका न हो तो इन दायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं कर सकती। हमारी न्यायपालिका संविधान तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यह व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के
उन आदेशों को जो संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक घोषित करती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें न्यायाधीशों की योग्यता का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर बहाल किया जाता है जो उस पद के लिए समस्त योग्यताएं रखते हों। एक योग्य न्यायाधीश को निष्पक्ष, कुशाग्र बुद्धि वाला, सच्चरित्र होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में तीन तरह की नियुक्ति होती है। एक जनता के द्वारा, दूसरा कार्यपालिका के द्वारा, तीसरा व्यवस्थापिका के द्वारा। जनता तथा व्यवस्थापिका के द्वारा जब न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तब न्यायाधीश दलबंदी का शिकार हो जाते हैं और वे निष्पक्ष एवं स्वतंत्र नहीं रह पाते। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का सबसे अच्छा तरीका कार्यपालिका द्वारा उनकी नियुक्ति है। अपने पद पर रहते हुए न्यायाधीश कभी कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। ऐसे न्यायाधीशों को हटाने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों को उचित वेतन एवं भत्ता मिले। यदि उन्हें उचित वेतन और भत्ता प्राप्त न हो तो धन के प्रलोभन में व्यक्ति भ्रष्ट बन सकता है, उसकी निष्पक्षता समाप्त हो सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि शक्तियों का उचित विभाजन हो। विश्व के अधिकांश देशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। हमारे भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर भी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण के संबंध में व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका के विभिन्न कार्य होते हैं। उन कार्यों में प्रमुख कार्य कानून और संविधान की व्याख्या करना है। संविधान में उत्पन्न विवादों और विभिन्न मुकदमों के सिलसिले में कानूनों की व्याख्या करना न्यायालय का मौलिक कार्य है।
न्यायपालिका द्वारा ही कानूनों के व्याख्याओं से उसके कानूनों के महत्व का सम्मान होता है। न्यायपालिका के कार्यों में न्याय करना तथा अपराधियों को दंड देना शामिल है। जब किसी प्रकार का विवाद या मुकदमा न्यायपालिका के सम्मुख आता है, तब मुकदमों के दोनों पक्षों को सुनकर तथा अपना निर्णय देकर अपराधियों को दंड देती है। न्यायपालिका व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों और राज्यों के बीच के झगड़े का फैसला करती है। मुकदमा संबंधी आवश्यक तत्वों की जानकारी के बाद कानून के आधार पर न्यायाधीश फैसला देते हैं। न्यायपालिका के कार्यों में कानून का निर्माण करना है। विभिन्न मुकदमों का फैसला करने के सिलसिले में न्यायपालिका केवल कानूनों की व्याख्या ही नहीं करती, वरन इस सिलसिले में वह कानूनों का निर्माण भी करती है। न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णय कानून का रूप धारण कर लेते हैं। इसे हम न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून कहते हैं। न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। न्यायपालिका के द्वारा जब राज्य संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर आघात पहुंचता है, तब नागरिकों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण लेते हैं। न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख जारी कर मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय न्यायपालिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा इत्यादि लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान की रक्षा करना, न्यायपालिका संविधान का संरक्षक होती है। संघात्मक राज्यों में संविधान की सर्वोच्चता होती है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका के ऊपर रहती है। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे। इस आधार पर न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। न्यायपालिका के महत्वपूर्ण कार्यों में संघ और राज्य के विवाद में निर्णय देना है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है। इसलिए संघ और राज्य सरकारों में
जब संघर्ष होता है तब न्यायालय उस पर अपना निर्णय देता है। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका को परामर्श देना भी शामिल है। भारत के न्यायाधीशों को परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। प्रशासनिक कार्य जैसे दायित्व भी न्यायपालिका के अधीन आते हैं। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ कर्मचारियों को बहाल करने और न्यायालय के आंतरिक प्रशासन संबंधी छोटे मोटे नियमों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संघीय लोक सेवा आयोग की सहमति से पदाधिकारियों की नियुक्ति, नियमों को निर्धारित करती है। न्यायपालिका के जिम्मे सार्वजनिक संपत्ति के लिए ट्रस्टी को नियुक्त करने का है। न्यायपालिका विवाह तथा तलाक संबंधी भी निर्णय लेती है। न्यायपालिका नाबालिगों के लिए संरक्षकों की नियुक्ति करती है। लोगों के जायदाद, वसीयतों को प्रमाणित करती है। भारतीय संविधान में भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका मतलब यह है कि विश्व के अन्य संघीय देश भारत से अलग प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था पिरामिड की तरह, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। आधुनिक समय में न्यायपालिका पर जो चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका जैसे शब्दों का प्रयोग ज्यादातर हो रहा है। न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका जैसे शब्दों से न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन
लाकर उसे पहले से ज़्यादा जिम्मेवार और जनतानुमुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता के प्रमुख साधन जनहित याचिका, या सामाजिक व्यवहार याचिका है। इसी चर्चा के क्रम में हम जनहित याचिका क्या है इसकी चर्चा आपके समक्ष कर देना चाहते हैं। कानून की सामान्य प्रक्रिया में समाज का कोई भी व्यक्ति अदालत की शरण तभी लेता है जब उसकी कोई व्यक्तिगत क्षति हुई हो। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में आने पर न्याय हेतु न्यायालय की शरण में जाता है। भारतीय न्यायपालिका की इस प्रक्रिया में करीब 29-30 साल बाद बदलाव आया और ऐसे मुकदमे की सुनवाई का फैसला लिया जिसे पीड़ितों की ओर से दूसरे ने मामला दायर किया हो। उस मुकदमे का जनहित संबंधी होने के कारण इसे जनहित याचिका का नाम दिया गया। जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा समाज सेवी संगठनों ने सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा करने, अपने अधिकारों की रक्षा तथा लोकहित से जुड़े मुद्दे पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की और न्यायपालिका ने भी इसमें अपनी अभिरुचि दिखाई, जिसके चलते आज यह न्यायिक सक्रियता का एक सशक्त साधन हो गया है। समाज के किसी व्यक्ति द्वारा मुकदमा करने के बाद उस मुद्दे पर भी विचार करना न्यायपालिका ने उन शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना प्रारंभ किया जो अखबार में छपे थे या किसी भी माध्यम, डाक के द्वारा या किसी भी माध्यम से उन्हें प्राप्त हुए थे। न्यायपालिका के जिम्मे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है और अपने इस दायित्व के चलते लोकतांत्रिक देशों की न्यायपालिका इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। भारतीय संविधान ऐसे दो कानूनों का
उल्लेख करता है, जिससे हमारा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा राज्यों के न्यायालयों को भी रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन संवैधानिक प्रावधानों में दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का विश्लेषण हमने किया। न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। न्यायपालिका के इन अधिकारों के बाद अब हम अगले क्लास में ई लर्निंग क्लास के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपके समक्ष विस्तृत